आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 14 फरवरी को क्या क्या विशेष दिन रहे, क्या क्या करंट अफेयर है। तो आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन के आप अपना काम कर सकते हो। नौकरी में हो, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो तो आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन के अपना काम भी कर सकते हो। साथ साथ आपकी MPPSC जनरल नॉलेज सभी की तैयारी भी हो जाएगी। तो आज हम करंट अफेयर से शुरू करते हैं। पनामा ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। पनामा ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। ध्यान रखना क्या किया है आज। तो चीन ने क्या किया आज, पनामा के हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन पेरिस में आयोजन हुआ। इंग्लिश में देख लीजिए, पनामा हैज रिसेंटली अनाउंस इट्स एग्जिट फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन पेरिस। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ। तो द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन पेरिस। उड़ीसा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई पहल शुरू की। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम टिल 2026। त्रिपुरा में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। त्रिपुरा में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। द कौशल उदय टोंगेन ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है। इंडिया हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी। इसरो ने IIT हैदराबाद में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। इसरो ने IIT हैदराबाद में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। इसरो हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फिस्ट सॉफ्टवेयर एट IIT हैदराबाद। बांग्लादेश हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन डेविल हंट कैंपेन। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया। बांग्लादेश हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन डेविल हंट कैंपेन। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ साइंड ए 10,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पिनाका रॉकेट सिस्टम। चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 विकसित किया। चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 विकसित किया। चाइना हैज़ डेवलप्ड द 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-36। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी। वर्ल्ड पल्सेस डे इन सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी। भारत ने 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 2024 में लीड
ग्रीन बिल्डिंग। भारत ने 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंडिया रैंक्ड थर्ड इन द लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग इन 2024। जम्मू कश्मीर में हाल ही में रेशम किसान मेला आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में रेशम किसान मेला आयोजित हुआ। द सिल्क फार्मर फेयर वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनागुरेटेड एशियाज लार्जेस्ट एरो इंडिया शो इन बेंगलुरु। नई दिल्ली में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन आयोजित हुआ। नई दिल्ली में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन आयोजित हुआ। द इंडस्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट। आविष्कार और आविष्कारों को भी अपन देख लेते हैं। इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स। बल्ब का जो इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। रेडियो का आविष्कार गुलिएल्मो मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार गुलिएल्मो मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? गुलिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। एक्सरे का आविष्कार विल्हेम रोएंटजन। 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 इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? वाल्टर हंट। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? वाल्टर हंट। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेन लेनेक ने इसका आविष्कार किया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेन लेनेक। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फो डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया। रुडोल्फो डीजल। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब संसद के कुछ अनुच्छेद पढ़ लेते हैं 79 से 80। जैसे अनुच्छेद 79 में क्या हुआ? संसद का गठन, फार्मूलेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट का गठन हुआ था। पार्लियामेंट का फार्मूलेशन हुआ था या फार्मेशन ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हो आर्टिकल 79 को। आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80
अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा की संरचना किसमें है? तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। 80 अनुच्छेद में क्या है? तो राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा किसमें है? स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा आर्टिकल 81 में। स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा किसमें है? आर्टिकल 80 में है। तो स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अनुच्छेद 83 में क्या है? तो अनुच्छेद 83 में क्या है? तो अनुच्छेद 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि किसमें है? संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि किसमें है? संसद के सदनों की अवधि है, संसद के सदनों की अवधि है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में संसदों के सदनों की अवधि है। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अनुच्छेद 84 में क्या है? अनुच्छेद 84 में क्या है? तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्य के लिए अर्हता, संसद की सदस्य के लिए अर्हता किसमें है? अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में क्या है? अनुच्छेद 85 में संसद सत्र 17वासन का विघटन। अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद सत्र का 17वासन। अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद का सत्र 17वासन और विघटन। पार्लियामेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र 17वासन और विघटन। अनुच्छेद 86 में क्या है? अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने, राष्ट्रपति का अधिकार। सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने, राष्ट्रपति का अधिकार। एड्रेसिंग द हाउसेस एंड सेंडिंग मैसेज बाय प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 87 में क्या है? अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में क्या है? अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एटॉर्नी जनरल रिगार्डिंग द हाउसेस। अनुच्छेद 88 में। करंट अफेयर एक बार और आप क्वेश्चन में देख ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। ये अपन ने कल भी देखा था, 6 दशक पुराने आईटी का अधिनियम की जगह लेगा। केंद्रीय मंडल ने नए इनकम टैक्स को दी है। ऑपरेशन गंगा किसी से संबंधित है? तो अपन ने कल भी देखा था, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना ऑपरेशन गंगा है। हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू की सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित शहरों में FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरों को सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी जारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की? एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। हाल ही में बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेवर ने शपथ ली। यह देश अवस्थित किस देश में अवस्थित है? तो बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप में है। RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5 से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो 4.8% कर दिया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल घंटा नहीं, शाम तक बैठो तो RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5 से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो ध्यान रखना 4.8% कर दिया। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितने किलोमीटर हो गया? तो 1000 किलोमीटर हो गया। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपना नेटवर्क कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा?
तो भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपना नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लेगा? 100% कर लेगा। महाजनपद पर देखेंगे अपन, जो 16 महाजनपद थी अपने जो भारत में, 600 से 325 ईसा पूर्व तक। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक राजपुर थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। असमक की राजधानी पोतन पोटली, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, पोतन और पोटली असमक की राजधानी थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छा कंपिल में थी। कौशल की राजधानी सिरावास्ती कुशावती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावापुरी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। मगध की राजधानी राजगिरे गिरिवज्र था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अंग की राजधानी चंबा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। दो गणराज्य मली और वज्ज भारत से बाहर 2 जनपद थे, कंबोज और गांधी। राष्ट्रपति शासन, आज अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति शासन असम में होगा, तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है ये और देख लो। और ऑडियो लेक्चर आप काम करते टाइम हमारा सुन सकते हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन। राष्ट्रपति शासन जैसे हमारा मध्य प्रदेश है या कोई सा भी स्टेट होता है, तो उस पर जो शासन रहता है वहाँ के मुख्यमंत्री का रहता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में वहाँ का पूरा शासन जो रहेगा राष्ट्रपति का रहेगा। तो राष्ट्रपति शासन भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक परिभाषित शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है। तो राज्य सरकार उसमें भंग हो जाती, निलंबित हो जाती है, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। राज्य क्या है? प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो राष्ट्र का राज्यपाल उस राज्य में क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। चुनाव हुए, कोई भी नहीं जीता, कोई भी स्पष्ट दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिले, तब भी राष्ट्रपति शासन होता है। सत्तारूढ़ दल या केंद्रीय संघीय सरकार की सलाह पर राज्यपाल अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं। यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो उस अवस्था में राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित अवस्था में रख सकते हैं। 6 महीने के बाद यदि फिर कहीं स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। तो मुख्यमंत्री के अधीन ना आके उसका जो शासन है वो राष्ट्रपति करता है, उसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं और प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आमतौर पर सलाहकारों की नियुक्ति करता है जो आमतौर पर सेवानियुक्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में राज्य के केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुकरण होता है। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन कहा जाता था, परंतु धारा 370 हटने के बाद और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे दंगे जिनमें निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है ताकि वो नागरिक अशांति के कारणों का निवारण कर सके। राष्ट्रपति शासन के लिए आलोचक का तर्क है कि अधिकतर समय
इसे राज्य में राजनीतिक विरोधियों की सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे कुछ लोगों के द्वारा संघीय राज्य व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रयोग 100 से अधिक बार किया गया है। अनुच्छेद को पहली बार 20 जून 1951 को विमोचन समारोह के दौरान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंजाब की कम्युनिटी सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की राज्य सरकार को भी बर्खास्त किया था। उपरोक्त सूचना भ्रामक है। पहली बार 1942 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन अपने दलीय अंतर्कलह से निपटने के लिए लगाया था। पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केरल की कम्युनिटी EMS नबूद्रीपाद की सरकार को 1941 में इस प्रावधान का उपयोग कर बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका सर्वाधिक बार प्रयोग पंजाब में लगभग 5 वर्ष में 1987 से 1992 में हुआ। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार अधिकृत करता है ताकि वो किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की दशा में राज्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता रहे। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल तब किया गया जब भाजपा शासित राज्यों में गिरजाघरों पर हमले हो रहे थे। तब वे संसदीय कार्य मंत्री वाईलाल रवि ने अनुच्छेद 355 में संशोधन कर राज्य के कुल भागों पर राज्य के कुछ खास क्षेत्रों को केंद्र द्वारा नियंत्रित करने का सुझाव दिया। आज 12 फरवरी को क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। 1952 में सुषमा स्वराज राजनीतिज्ञ जो थी उनका जन्म हुआ था 1952 में। 1483 में बाबर शासक का जन्म हुआ था। 1908 में केंगल हनुमंथई राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था। 1921 में दामोदरम संजीवप्पा राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था। 1926 में शिवचंद्र माथुर राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था। 1952 में सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। 1975 में किक्कू शारदा अभिनेत्री का जन्म हुआ था। 1990 में दीक्षित सेठ अभिनेत्री का जन्म हुआ था। उत्सव देख लेते हैं। वैलेंटाइन डे दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 फरवरी से 18 फरवरी को मनाया जाता है। वित्तीय साक्षरता दिवस यह वित्तीय साक्षरता सप्ताह है जो 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। 1881 में आज ही के दिन कोलकाता में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1881 में कोलकाता में भारत के पहले होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1952 में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष महिला थी। आज देख लेते हैं 14 फरवरी को ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 14 फरवरी किसी वर्ष में दिन की संख्या 45 है। भारत और विश्व इतिहास में 14 फरवरी का अपना एक ही खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए अपन जानते हैं कि 14 फरवरी को क्या क्या हुआ। तो एकत्रित तथ्यों ऐसे होंगे जैसे आज ही के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति कौन है, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, निधन क्या है, युद्ध संधि क्या है। तो 14 फरवरी की विशेष घटना और वारदात को अपन देखेंगे। 1735 में महान पीटर की बेटी के सम्मान में सेंट अन्ना को रूस में स्थापित किया गया। 1935 में महान पीटर की महान बेटी के सम्मान में सेंट अन्ना को रूस में स्थापित किया गया। 1747 में खगोल वैज्ञानिक जेम्स ब्रैडली ने रॉयल सोसाइटी लंदन के लिए अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति को देने की खोज की प्रस्तुत की थी। 1747 में खगोल वैज्ञानिक जेम्स ब्रैडली ने रॉयल सोसाइटी लंदन के लिए अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति को देने की खोज की प्रस्तुति की थी। 1779 में अंग्रेजी खोजकर्ता जेम्स कुक
किलकेकुआ के पास मारे गए थे जब उन्होंने हवाई द्वीप शासक प्रमुख कलानिपुयु का अपहरण करने की कोशिश की थी। 1814 वेचेप्स का युद्ध में फ्रांस के नेपोलियन ने वान ब्लूचर के खिलाफ विजय प्राप्त की। 1820 में वियतनाम में मिन्हा मांग का शासन शुरू हुआ। 1835 में लेटर डे संत आंदोलन के बारह के मूल कोरम के सदस्यों को 3 गवाह द्वारा चुना गया। 1859 ओरेगन को 33वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। 1876 में आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एली सग्रे ने प्रत्येक ने टेलीफोन के लिए पेटेंट दायर किया, जिसके बारे में एक विवाद शुरू हुआ। 1899 में अमेरिकी कांग्रेस ने वोटिंग मशीन का उपयोग शुरू किया। 1899 में आज ही के दिन अमेरिका ने वोटिंग मशीन की शुरुआत की थी। 1912 में पहली डीजल पनडुब्बी लंदन के पास ग्रोटन शहर में बनाई गई। 1912 में पहली डीजल पनडुब्बी लंदन के पास ग्रेटन शहर में बनाई गई थी, ध्यान रखना है आप लोगों को। 1919 में वर्तमान समय के बिरोजा बेलारूस के पास पोलिस सेवियतोवाटोस्तान का पहला गंभीर सशस्त्र संघर्ष हुआ। 1924 में कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी ने खुद का नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1938 में सिंगापुर में ब्रिटिश नौसैनिकों ने ऑपरेशन शुरू किया। 1939 में जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को शुरू किया गया। 1942 में बिलिन नदी की लड़ाई बर्मा में शुरू हुई। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध जनरल हंस जुर्गन वान अर्निगम ने 5वें पेंजर सेना ने ट्यूनीशिया में मित्र देशों की स्थिति के खिलाफ एक ठोस हमला किया। 1945 में पेरू, पराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। 1945 में पेरू, पराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण बैंक बना। 1949 में पहली बार बुलाई गई इजराइल की विधायिका कैसेट ने उन प्रतिनिधियों की सभा को सफल किया जिन्होंने ब्रिटिश जनादेश युग के दौरान एस्टे यहूदी समुदाय की संसद का कार्य किया था। 1955 में क्यूबा पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी फिडेल कास्ट्रो का प्रशासन आरंभ हुआ। 1961 में लॉरेंशियम धातु रेडियोधर्मी सिंथेटिक तत्व विट एटॉमिक संख्या 103 को पहले लॉरेंस विकिरण प्रयोगशाला में कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय बर्कले के परिसर में बनाया गया। 1975 में मशहूर लेखक सर पेलहम ग्रीनवाल वुडहाउस का निधन हुआ। 1985 में CNN संवाददाता जेरेमी लेविन को लेबनान में कैद से मुक्त किया गया। 1989 में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित पहला उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया गया। 1979 में सलमान रूदी ने शैतानी छंद के आधार पर फतवा जारी किया, जो एक उपन्यास इस्लामी कट्टरपंथी माना जाता है। 1990 में वायेजर के एक अंतरिक्ष जांच ने ग्रे ग्रह की एक प्रतिष्ठित तस्वीर ली, जो बाद में पेल ब्लू डार्ट के रूप में प्रसिद्ध हुई। 1991 में कैरी सी वाइट की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी महिला जीनेट कैलमेट दुनिया की सबसे पुरानी जीवित व्यक्ति बन गई और उन्होंने इतिहास में सबसे लंबे समय तक मानव जीवन काल की पुष्टि की, जो 1997 में 122 वर्ष और 1964 दिन की उम्र में मर गई।
1992 में मार्लेन ओर्थे ने लगभग 6.96 सेकंड में 7 मीटर इंडोर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1993 में चीन के तांगशान ने स्थित लिनकक्स डिपार्टमेंटल स्टोर में आग के हमले में 79 लोग मारे गए। आज ही के दिन की बहुत बड़ी घटना। 1994 कृतज्ञ काम जेरी कार्निया ने लेबोराहा होन्स को जगाया। तो 1985 में ऐसी बात है कि 1985 में CNN संवाददाता जेरेमी लिविन को लेबनान में कैद से मुक्त किया। 1989 में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम पर आधारित हुआ। 89 में सलमान सऊदी शैतानी छंद के आधार पर फतवा जारी किया, जो कि एक उपन्यास इस्लामी कट्टरपंथी माना जाता है। 1990 में वापेजियर एक अंतरिक्ष जांच में गिर करती पृथ्वी तस्वीर ली, जो बाद में पेलू ब्लू डार्ट के रूप में प्रसिद्ध हुई। 1991 में कैरी सी वाइट की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी महिला जिनेने केलमेंट दुनिया की सबसे पुरानी जीवित व्यक्ति बन गई और उन्होंने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करा। 1997 में 122 वर्ष और 164 दिन की उम्र में मर गई। 1992 में मार्लेन ओर्थे अलग 6 बता दिया तुम्हें मैंने। 1995 इसमें कुछ हुआ है। 2001 में नियर ऑफ अर्थ एस्टेरॉयड डेंडो के नाम पे जाना जाता है, एक अंतरिक्ष यान था जो कि ली में ये सब हुए थे। 2022 में कवियो एलिजाबेथ ये सब इस्तीफे 2014 में इटली के प्रधानमंत्री एनरिको लेटा ने अपनी डेमोक्रेटिक 14 फरवरी क्वेश्चन देख लो तुम तो आज के। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन किए? तो 100 गीगावाट। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके। हाल ही में इसरो ने IIT संस्थान फीस्ट सॉफ्टवेयर ने 29 संस्करण लॉन्च किया। तो हैदराबाद ध्यान रखना भी आगे बढ़ा देता। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पेरिस में होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहल की। तो उड़ीसा ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया? तो 10,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन होगा। तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया में सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन हो रहा है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा हो रहा है। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेला का आयोजन होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों को क्षेत्रों में भारत का कौन सा स्थान आया? भैया तीसरा। हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ होगा। तो कहाँ होगा? कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा त्रिपुरा में। राजनीति उथल पुथल में जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया? ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट का शुरू किया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। हाल ही में चीन ने कौन सी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया? J-36। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम कब तक जारी किया? 2026 तक। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।